हॉन्टेड वर्ल्ड। विजय और माधव दोनों भाई पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव मधुपुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों भाई विजय और माधव ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। उनके बैल अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की भाग दौड़ से कोई जल्दी ना हो। रास्ता लंबा था और चारों ओर खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। अरे माधव, देख तो क्या सुहावना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल भैया, और आज तो फसल भी अच्छे दामों में बिक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेहनत रंग लाई। लेकिन देख माधव, बादल घिरते जा रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ भैया, सच कह रहे हो। शहर का शोरगुल तो सिर दर्द कर देता है, लेकिन गांव की ये शांति मन को सुकून दे देती है। अब घर जाकर अम्मा को ये खुशखबरी सुनाएंगे, वो तो बहुत खुश होंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। चलो थोड़ी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, नहीं तो बीच रास्ते में भीग जाएंगे। अरे भीग भी गए तो क्या, बचपन याद आ जाएगा जब हम खेतों में बारिश में नाचते थे। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। सही कहा तूने, लेकिन चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, गांव की मिट्टी और इसकी खुशबू हमेशा अपनी लगती है। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर में तेज बूंदाबांदी होने लगी। दोनों भाई अपने सिर पर कपड़ा डालकर खामोशी से इधर उधर देखने लगे, कहीं शरण मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने आज खूब बरसने की ठान ली है। बैल बेचैन हैं, धीरे चलाना पड़ेगा। वो आगे कुछ रोशनी सी दिख रही है, शायद कोई घर या चौपाल हो। अगर वहीं तक पहुंच जाएं तो रुक सकते हैं। हाँ, मुझे भी दिख रही है। चलो उसी ओर बढ़ते हैं, पर जरा संभल कर। भैया, बैल बार बार रुक रहे हैं, कहीं कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? जानवरों को तो पहले ही आभास हो जाता है ना। अरे माधव, तू भी ना, शायद बिजली की आवाज से घबरा गए होंगे। अब लौटने का भी तो रास्ता नहीं दिख रहा। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद मदद मिल जाए। पता नहीं भैया, ये रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। उम्मीद है भैया, वरना ये इलाका डराने लगा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। जो भी होगा साथ झेल लेंगे। रोशनी की दिशा में मुड़ती बैलगाड़ी की धूल अब पानी में बदल रही थी। मौसम की गूंगी सरगर्मी के बावजूद किसी अनजाने सुकून की हल्की सी अनुभूति मन में उजागर हो रही थी। वे बैलगाड़ी को रोशनी की ओर मोड़ते रहे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया था और बैलों के पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, जिस कारण बैल बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। बहुत मशक्कत के बाद वे धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव छोटा था पर साफ सुथरा दिख रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही दोनों भाइयों को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था और उसके बगल में एक लालटेन जली हुई थी। बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। नमस्ते बाबा, हम पास के शहर से अपने गांव लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बारिश आ गई तो यहाँ रुकना पड़ गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही तो इंसानियत है। अंदर आओ, भीग गए हो दोनों। धन्यवाद बाबा। रास्ता इतना कीचड़ भरा हो गया कि बैल भी थक गए हैं। लगा अब कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इस इलाके का मौसम बड़ा नटखट है। कभी चुप रहता है, कभी अचानक बरस पड़ता है। कुछ क्षणों तक वो यूं ही देखता रहा, फिर अचानक उठा और अपने घर की ओर मुड़ गया। उसने इशारे से दोनों भाइयों को भी अपने घर में रुकने के लिए कहा। घर काफी पुराना था, मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरेल की, जिन पर बारिश की बूंदें मध्यम लय में गिरकर एक विचित्र संगीत सा रच रही थीं। भीतर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी।
हवा में पुराने समय किसी नमी और मिट्टी की गंध तैर रही थी, जैसे ये घर अब भी अपने अतीत की यादों में सांस ले रहा हो। चलो आग के पास बैठ जाओ, बदन सुखा लो। आपका गांव बड़ा शांत है बाबा। बाहर से लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। रहता हूँ बेटा, मैं और कुछ पुराने लोग। बाकी तो सब अपने अपने भाग्य के साथ चले गए। चले गए मतलब गांव छोड़ दिया उन्होंने? कुछ ने गांव छोड़ा, कुछ को गांव ने छोड़ दिया। पर तुम लोग थके लग रहे हो, पहले गर्म पानी ले लो। लेकिन आपने कहा कि गांव ने छोड़ दिया, आपका मतलब क्या है? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। फिलहाल तुम आराम कर लो, रात अभी लंबी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी हैं। जो यहाँ रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लोग कहते हैं ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। मैं तो बस उनका पहरेदार हूँ, ताकि कोई अनजाना यहाँ भटक कर फंस न जाए। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आत्माएं, पहरेदार, ये सब तो सुनी सुनाई लगती हैं। भैया, मुझे तो डर लगने लगा है। बाहर बारिश के बीच वो अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। घर के अंदर का वातावरण भी कुछ अलग था। वहां रखा फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे कई दशकों से उसी जगह पर हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी फीकी पड़ चुकी थीं, जिनमें बीते जमाने की झलक अब भी मौजूद थी। इतने में भीतर से बुजुर्ग आदमी की पत्नी बाहर आईं। वे भी उम्रदराज थीं, पर उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उनकी धीमी चाल में एक अनकही गरिमा थी, जैसे वे किसी ऐसे दौर से आई हों जो अब बस यादों में रह गया है। देखो बेटा, ये मेरी धर्म पत्नी है सुलोचना। उम्र के इस पड़ाव में भी घर आंगन को वैसे ही संभालती हैं जैसे पहले दिन संभालती थीं। ये घर हमारे पुरखों की निशानी है। बिजली यहाँ आई तो थी, पर हमने उसे अपनाया नहीं। इन लालटेनों की रोशनी में हमें अब भी वही सुकून मिलता है जो मशीनों की चमक में नहीं मिलता। वक्त बदल गया, पर हम नहीं बदले। शायद इसलिए ये घर अब भी अपने अतीत की सांसें लेता है। बाबा, ये घर और इसकी खुशबू कुछ अलग सी है। लगता है जैसे समय यहाँ थम गया हो। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, तो ये गांव अब भी अंधेरे में क्यों डूबा है? उजाले से ज्यादा भरोसा हमें इस मध्यम रोशनी पर है बेटा, क्योंकि ये ना तो आंखों को चकाचौंध करती है, ना दिल को बेचैन। इस घर में जो भी ठहरता है उसे कुछ पल के लिए चैन मिल ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। बरसों से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। अच्छा लगा कि आज फिर किसी ने इस चौखट को पार किया। तुम दोनों को थकान होगी, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर देती हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग महिला रसोई की ओर चली गई। उनके जाते ही बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी दरी पर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तो बेटा, रास्ते में कोई और यात्री नहीं मिला क्या? इस मौसम में लोग आमतौर पर यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। नहीं बाबा, पूरा रास्ता सुनसान था। बस कहीं कहीं सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर दिखा कोई नहीं। ये जंगल ऐसा ही है बेटा। यहाँ की हवा भी अपनी बातें कहती है। कभी लगता है कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई नाम पुकारता है। मगर डरने की बात नहीं। अब तो हमारे गांव में हो, यहाँ सब सुरक्षित है। सच में बहुत सुकून देने वाला माहौल है यहाँ। मगर अजीब बात यह है कि रास्ते में हमें गांव कहीं दिखा ही नहीं। अचानक ये जगह सामने आ गई, जैसे किसी पर्दे की पीछे से उभर आई हो। लगता है जैसे इस गांव की हवा में कोई अलग ही बात है। एक अजीब सी शांति है जो डर और सुकून दोनों देती है।
कभी कभी कुछ जगह खुद नहीं दिखती बेटा, बल्कि कुछ लोग ही उन्हें देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारा भाग्य यहाँ ले आया। क्या मतलब बाबा? क्या ये गांव बाकी गांवों से अलग है? हर गांव की अपनी कहानी होती है बेटा, हमारी भी है, लेकिन वो कल बताऊंगा। रात बहुत हो गई है, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। थकान उतर जाए फिर सब समझा दूंगा। बातचीत का सिलसिला कुछ देर चला ही था कि रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगीं और थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महिला खाना लेकर आ गई। थालियों में रखा खाना देखने में साधारण था, पर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे उसमें पुराने जमाने के मसाले हों या कुछ ऐसा जो अब के समय में इस्तेमाल नहीं होता। स्वाद मन को छू रहा था, पर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या लगता है ये सच में साधारण खाना है? खाने में जो स्वाद है वो पुराने जमाने का है। इसे खाते हुए सिर्फ पेट नहीं, यादें भी तृप्त होती हैं। भोजन के बाद रात गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर खपरेल से टपकती बूंदों की लय अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी बुजुर्ग आदमी उठा, एक पुरानी लालटेन हाथ में ली और बोला कि अब वे विश्राम कर लें। वह उन्हें लेकर घर के पीछे की ओर गया, जहां एक छोटा सा कमरा था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की रात वे यहीं ठहर जाएं। बेटों, अब विश्राम का समय है। मैं तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। आज रात यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये कमरा इतना पुराना है, फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है। कमरा छोटा है पर अजीब सा सुकून है। कमरे में दोनों भाई आकर लेट गए। कमरा छोटा था पर साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे धूप या अगरबत्ती की हल्की महक फैली हो। कमरा छोटा है पर अजीब सा सुकून है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग महक है। हाँ भैया, और बाहर बारिश तो थम गई, पर खपरेल से टपकती बूंदों की आवाज कुछ अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ समय जैसे थोड़ा धीमा है। हाँ भैया, जैसे धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू फैली हो, कुछ अजीब सा पर शांत। हाँ, और ये महक कुछ पुराना याद दिला रही है, जैसे किसी ने इसे बरसों से यहाँ छोड़ा हो। रात के करीब 1 बजे माधव को तेज प्यास लगी। पास रखा पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकला ताकि किसी को परेशानी ना हो। पानी खत्म हो गया, जल्दी से ले आऊं ताकि भैया परेशान न हो। आंगन में पूर्णमासी की चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर अंधेरा शांतिपूर्ण दिख रहा था। आंगन के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर पत्थर लगे थे। जब माधव ने कुएं में झांका और पानी निकालने की कोशिश की, तो कुएं के अंदर से अजीब सुनी आवाजें आईं, पहले धीमी फिर और साफ। हवा में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और चांद की रोशनी मानो एक पल के लिए घट गई। माधव ने फिर से ध्यान से सुना और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वहां किसी अविचलित मौन का एहसास था, जैसे कोई मौजूद हो और परछाई की तरह दम ले रहा हो। तभी बिल्कुल उसके ठीक पीछे से धीमे से कोई आवाज गूंजी। ये रात, ये चांदनी, सब कुछ अपने हिसाब से बोलती है। माधव ने डरकर धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा तो बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अजीब है, कुएं से कुछ आवाजें आ रही हैं, पहले तो हल्की, फिर धीरे धीरे साफ। ये क्या है? यहाँ जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन तुम डर मत, बस ध्यान से देखो और सुनो। माधव के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और ही कह रहा हो।
माधव तुरंत कमरे में लौट आया और बड़े भाई विजय को जगाने लगा। भैया, कुछ अजीब लग रहा है। आवाजें कुएं से आ रही हैं। हवा बहुत ठंडी हो गई है। मैं जल्दी पानी लेकर लौटता हूं। कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी लगता है कोई मौजूद है, जैसे कोई परछाई में छिपा हो और मुझे देख रहा हो। उसने विस्तार से बताया कि कुएं से आती आवाजें, बुजुर्ग आदमी का अजीब व्यवहार और उसकी डरावनी बातें सब कुछ बेहद असामान्य और भयभीत करने वाली थीं। ये सुनकर विजय का भी मन कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान बांधा और सावधानीपूर्वक कमरे से बाहर निकल गए। वे बिना पांव की आवाज किए धीरे धीरे अपने बैलों की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक बुजुर्ग आदमी वहां आ गया। बेटा, कहाँ जा रहे हो आप इस समय? बाबा, हम सब सुबह जल्दी गांव पहुंचने का सोच रहे थे। इतनी रात में? ये रास्ता अकेला सुरक्षित नहीं है। हम संभल कर जाएंगे बाबा। और देखते ही देखते गांव के सभी लोग भी वहां पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि इतनी रात में गांव के सभी लोग कैसे जाग रहे थे। उनके चेहरे चांदनी में अजीब लग रहे थे, आंखें चमक रही थीं और उनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। तभी उनके बीच से एक आदमी बोला, अरे, तुम लोग हमारे मेहमान हो, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी गांव में रहना पड़ेगा। अब तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे। भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें बुला रहे हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी थी। उसकी बातें सुनकर विजय और माधव की सांसें फूल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि इस जगह पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तुम हमारे साथ रहो। अब तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान नहीं। जो यहाँ आता है वो हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बन जाता है। हाँ, ये हमारा नियम है। जो भी यहाँ आता है वह हमेशा के लिए यहाँ रुकता है। अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वहां से दौड़कर भागने लगे। दौड़ते हुए वे अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचे और तुरंत उस पर चढ़ गए। उन्होंने बैलों को तेजी से हाँकना शुरू किया। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जमीन पर नहीं, वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। बैल खतरनाक खतरे को भांपकर बिना रुके तेजी से दौड़ते रहे। पीछे से गांव वालों की अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। वे पूरी रात भागते रहे। जब सुबह हुई तो काफी दूर निकल आए। सूरज निकलते ही उन्होंने एक असली सामान्य गांव देखा, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी और पास की चाय की दुकान पर गए, जहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। तभी उन्होंने पास के गांव के बारे में उनसे पूछना शुरू किया। माधव, लगता है हम सच में बच गए। देख, ये गांव बिल्कुल सामान्य है। लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। अगर थोड़ी देर भी हम अटकते तो पता नहीं क्या होता। शायद हम हमेशा के लिए वहीं उसी गांव में रह जाते और कभी भी अपने गांव नहीं लौट पाते। क्या आप दक्षिण दिशा में एक गांव के बारे में जानते हैं? कल रात हम वहां रुके थे। हमें वहां बड़े आदर से स्वागत मिला और खाना भी खिलाया गया। लेकिन सच बताऊं तो उनकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहां कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ रहे थे। हम अब समझना चाहते हैं कि उस गांव का क्या रहस्य है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? उनकी बातें सुनकर गांव के ही एक बुजुर्ग ने ध्यान से उनकी ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए उनसे पूछा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ उस गांव के बारे में। सच कहूँ तो वह गांव श्रापित है। पहले भी वहाँ कई लोग गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। सारे लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए और मर चुके हैं। वह गांव अब हमेशा के लिए सुनसान है।
जो भी अजनबी वहां रुकने के लिए बाध्य होता है वह कभी वापस नहीं आता। रात्रि में वहां रुकने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उस गांव में फंस जाता है और गायब हो जाता है। इसीलिए तुम दोनों भागकर सुरक्षित रह गए। ये सच में एक बड़ा चमत्कार है कि तुम बच पाए। देख रहे हो माधव, अब सब कुछ समझ में आ गया। चलो चाय पी लेते हैं और जल्दी यहाँ से निकलते हैं।